अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम ने तकरीबन मुल्क के तमाम सियासतदान हों या पाकिस्तान की सारी कौम हो, उसका शराजा बखेर के रख दिया है। इतना अहम ये मसला नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे ये पास होगी पाकिस्तान में दूध की और शहद की नारें बहना शुरू हो जाएंगी। हमारे जो असासियाँ बेचने जा रहे हैं वो भी शायद बच जाएंगे, हमारे एयरपोर्ट बच जाएंगे, PIA चलना शुरू हो जाएगी और मुल्क में बेरोज़गारी, भूख, नंग, रूल ऑफ लॉ और ख़ास तौर पर आप कह सकते हैं नौजवानों की जो इस वक्त काफ़ी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, डिग्रियां लेके वो लोग फिर रहे हैं, तो ये गालिबन सारे मसलों का हल नज़र आ रहा है। इसमें मौलाना फजल रहमान का जो घर है वो तकरीबन तमाम सियासी पार्टियाँ वहाँ सजदा रेज़ हैं और उनका घर सियासत का घंटा घर बना हुआ है। बात यहाँ तक आ चुकी है कि जो डिसेंडिंग वोट के लिए हुकूमत की दोनों पार्टियाँ तन मन धन से ये कोशिश कर रही हैं कि किसी वक्त एक लम्हा भी गुजरे ना तो हम इसको पास करवाएं। 22 सितंबर की बात आपको पता है कि 3 दिन के लिए MNAs और सेनेटर को यरगमाल बनाया गया और कभी उसी तरह जिस तरह आज हो रहा है, सुबह 9 बजे इजलास होगा, 2 बजे हो जा, 12:30 बजे होगा, फिर 4 बजे होगा, फिर 6 बजे होगा, फिर 9:30 बजे। कौन सी ऐसी ये चीज़ है जो आम आवाम से तो छुपाई जा रही है और अक्सरियत सेनेटर और नेशनल असम्बली के मेंबर को भी पता नहीं है, लेकिन हुकूमत बज़िद है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बाद इसकी कमान जो है बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने संभाली, जो परसों कह रहे थे फिर मुझे ना कहना कि जमहूरियत जो है वो उसका मुस्तकबिल क्या है। इन अदर वर्ड वो थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने ये पास ना की तो कोई वाक़या या डिसएडवेंचर भी हो सकता है। वजह यह कि कौन लोग हैं जिनको पाकिस्तान के तमाम मसाइल सिर्फ 26वीं तरमीम में ही नज़र आ रहे हैं। फिर आज आपने देखा कि आखिरी मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले PTI के वफद की भी जेल से इमरान खान से मुलाकात के बाद हुई है, तो उन्होंने भी कहा मुशावरत अभी हम कर लेने दें, क्योंकि वहाँ जब जाके पता चला कि जो बाहर बताया जा रहा है ऐसा नहीं है। कि दुरुस्त है कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन उनको बाहर के हालात का कतई कोई पता नहीं था। ये ऐसी तरमीम जो एक अहम पार्टी के रहनुमा को भी एतमाद में ना लेके की जा रही हो और उनको वहाँ किसी को मिलने ना दिया जा रहा हो, तो ये फिर हुकूमत बज़िद है तो फिर ठीक है। और दूसरा मौलाना फजल रहमान का जो इस वक्त भी नेशनल किरदार है उस पर दोनों फ़रीक़ैन मुतमिन नहीं हैं, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कमज़ोर लफ्ज़ों में भी कहूँ कि शक का इजहार किया जाए कि लास्ट एंड मौलाना साहब जाएंगे किधर, क्योंकि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आइनी तरमीम पार्लिमानी लीडर पेश करेंगे और वो मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। तो अगर वो ये सारा सिलसिला था तो फिर उसी 22 तारीख के बाद जो लोग कुछ गैर जानबदार स्कूल ऑफ थाट के लोग कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उस दिन जो इस तरमीम को मुलतवी करवाया और वो हुकूमत के लिए बेसिकली रेस्क्यू था, यानी फैसिलिटेटर साबित हुए। देख रहे हैं कौन भी देख रही है कौन किसका क्या कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अब्दुल बासित खान साहब और नूर कसूरी साहब। नूर कसूरी साहब एक दौर में कम उम्र में MNA भी रहे हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। आगाज़ करते हैं। नूर कसूरी साहब, ये बताइए कि आपने बड़े ज़माने देखे हैं। इस वक्त पीपल पार्टी, एक तो वो जो जिस ज़माने में आप MNA थे 79 में गालबन, तो वो तो है नहीं, अब तो बिज़नेस चल रहा है। कहाँ वो लोग, कहाँ ये लोग। ये क्या बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो आगे किया हुआ है, इसमें क्या उन्हें नज़र आ रहा है, क्या उम्मीदें दिलाई गई उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शाहिद साहब, ये पिछले ना 10 को साल से जो एक पाकिस्तान में ये जो कल्चर डेवलप हुआ है ना, इनको मतलब है, मैं अपना आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो नॉन पॉलिटिकल किस्म का कल्चर डेवलप हो गया। कमर्शियल डेवलपर है, कमर्शियल कह लें, नॉन पॉलिटिकल कह लें, क्योंकि वो लोग जिनका सियासत से बराह रास्त कभी कोई ताल्लुक़ था नहीं या सियासत में उनको कभी दाखिल नहीं किया जाता था या उनकी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ सियासत होती थी, वो लोग सियासत में आने में और मजबूत होने में कामयाब हो। तो अब हर चीज़ को आप देखें ना, ये ख़ास तौर पर जब सी पैक का मसला हुआ तो 15 साल उसको मतलब खुफिया रखा जाएगा। गैस का जो हमने इंपोर्ट LNG किया 15 साल जो है कतर के साथ ये खुफिया रखा जाएगा।
इसी तरीके रोज वेल्ट होटल का 15 साल खुफिया रखा जाएगा। मैं कहता हूँ वो खुफिया रखने का, हालांकि आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोशिश करती हैं अपने पार्टी के लोगों को एजुकेट करने के लिए, आवाम को बताने के लिए। वो तो एक एकेडमिक डिबेट है ना, बैक में चलेगा। हम तो ये नहीं, मैं इसीलिए उसी पे 1 मिनट में आ जाता हूँ ना। बात यह है कि जब ये कल्चर इस किस्म का डेवलप, अब ये जैसे 26वीं तरमीम की आप बात कर रहे हैं या हो रहा है, कि अभी तक आज तक लोगों को ना तो पॉलिटिकल पार्टियों के जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं उनको पता है कि ये तरमीम में कर क्या रहे हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें 8 या 9 मसले। अब तो पब्लिक हो गया ना, तो बस अभी भी नहीं हुआ। जरदारी साहब ने कहा ये मेरे पास है, ओह देखें ना, आज़म नज़ीर के पास है, मौलवी फजलुर रहमान आज भी नहीं मान रहा, तस्लीम कर रहा कि मेरे पास जो है। बात यह है कि जब हर चीज़ को चाय पी लें, जब अब बात यह है कि हालांकि आइन में तरमीम कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर वो अवाम खुफिया जब आपकी चीज़ किसी को रखना शुरू कर देंगे तो इसी में ये एक बात पनाह होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको अवाम को मीडिया को। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस्लामाबाद में क्या हालात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सूरत यार इस वक्त तो ये है कि एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने अहम तरीन हो चुके हैं और उनका तो घर इस वक्त मैं समझता हूँ कि घंटा घर बन गया हुआ है कि 2 सदर, वज़ीर आज़म और अपोजिशन PTI सब लोग वहाँ सजदा रेज़ हैं। और आखिर में जिस वक्त 22 तारीख को ये टेबल करना था, यानी 26वीं तरमीम, तो उस वक्त 71 इसमें आइटम थे, अब तो 26 रह गए। उस वक्त मौलाना साहब के मुतल्लक खदशात का इजहार एक स्कूल ऑफ थाट कर रहा था कि उस वक्त हुकूमत के कहने पर रेस्क्यू किया गया था डिले के लिए। आज सूरत हाल क्या मुख्तलिफ है, या मौलाना साहब अब भी पार्लिमानी लीडर अभी थोड़ी देर पहले बने हैं, तो बिलावल साहब कहते हैं कि वो इस अमेंडमेंट को टेबल यानी प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश करेंगे। ये बताइए कि मौलाना साहब की इस वक्त जो है स्ट्रेटजी क्या है और हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, और ये कितना को अहम है ये 26वीं तरमीम के। जैसे ही शंघाई तंजीम के अभी मेहमान तो पाकिस्तान में मौजूद थे आधे, तो लाहौर में मीटिंग हो रही थी, अब इस पर दिन रात घंटों के हिसाब से इजलास आगे जा रहा है, क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात यह है कि ये तो बहुत सारी चीज़ें उजलत में जो हो रही हैं वो इस पे बाद में बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान पे पहले बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जहां आपने फरमाया मजबूत हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी जो एक जिस तरह वो घंटा घर में चारों तरफ से सड़कें आके वहीं खड़ी हो जाती हैं फैसलाबाद में, तो वो इनका भी यही सूरत हाल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इससे जो है मौलाना कमज़ोर भी हो रहे हैं, क्योंकि जब वो मजबूत हो रहे हैं, एक तरफ चीज़ों को सारा टेबल कर रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं और हर चीज़ का महवर बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। कल को उनके ऊपर बहुत सारे जो है नुक्ताचीनी भी जो है ज़ाहिर है उन्हीं के गिर्द मूव करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो फिर बाकायदा हुकूमत के एक इत्तेहादी के तौर पर सामने नजर आएंगे, जिससे जो उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुर्बत है उसमें मेरे ख्याल में एक वाज़े दरार पड़ जाएगी, जो कि ज़ाहिर है मौलाना मौजूदा सूरत हाल के अंदर उसको अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिच की एक रिपोर्ट भी मौजूद है। फिच जो है आपको पता है बैनुल अक़वामी उसकी रेटिंग है, एक बड़ा अहम इदारा है, और उसने हुकूमत वक्त को 18 महीने का मौका दिया था, जिसमें से तकरीबन गालिबन 2 महीने गुजर भी चुके हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं कि मौलाना मुस्तकबिल में जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके हवाले से भी जो है यकीनन वो मेरे ख्याल में परेशान होंगे, और होना चाहिए भी है किसी भी सियासतदान को। अब जो है वो इसकी उजलत की बात कर लेते हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब जो थे, मुझे याद है कि गालिबन उनकी हुकूमत थी जब 2/3 अक्सरियत थी, और उसके अंदर 14वीं तरमीम थी जो पेश होने के लिए गई और बड़ी उजलत के अंदर उसको पेश किया गया, लेकिन तब 2/3 अक्सरियत थी और वो एक फ़र्क मामला था। लेकिन साथ ही साथ मौजूदा सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल है इतनी उजलत क्यों है? पहली बात यह है कि अगर तो मौलाना फजलुर रहमान के कहने के ऊपर 71 से फिर आखिरी जो मसवदा आया उससे पहले
कहा गया कि जी ये हकीकी मसवदा है और उसके अंदर 24 नुकात रखे गए। फिर उसके बाद वो अगला मसवदा आया, मैंने उस टाइम पे भी कहा कि जी ये भी वो फाइनल नहीं होगा। फिर वो पता चला जी 26 नुकात का बन गया, कोई जो 11 पेजेस के ऊपर मुहित है। लेकिन इन सब के बावजूद मसला यहाँ ये है कि एक इशू जो नजर आ रहा है वो उजलत का इसलिए कि शायद काजी फायज ईसा साहब जो है वो अभी भी, उन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने फेयरवेल डिनर तो नहीं लिया। और फेयरवेल डिनर लेने का मतलब ये है कि जहां उन्होंने तो ये बहुत अच्छी बात कही कि जी वो इसके ऊपर कोई 20 लाख रुपए खर्च आता है, ये बुरी बात है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आप ये देख लें कि फेयरवेल डिनर का मतलब ये भी होता है कि बस फिर अब आपने फारिग होने के लिए आपने अपने आप को तसव्वुर कर लिया। अब जो कहा गया कि जी कल हो रहा है इजलास, आज हो रहा है, काबीना का इजलास हो रहा है, हर चीज जो है वो डिले होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है और मौलाना फजल रहमान है और दूसरे चंद हुकूमत के अंदर जो तख्ते लाहौर के करीब रखते हैं अपने आप को, वो लोग जो है इसमें वक्त बाय करना चाह रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि ये 25 से आगे मामला चला जाए। जरूर इसके अंदर आईनी तरमीम जरूर हो, इसमें मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं है। मैं भी समझता हूं कि आइन में बहुत सारे सुकम हैं जिन पे तरमीम होनी चाहिए। नहीं, बात यह है कि इस वक्त अताउल्लाह मेंगल साहब भी दुबई से स्पेशल आए, उनके 2 सेनेटर उन्होंने कहा जिनको थ्रेट किया गया वो गायब हैं। फिर यह है कि आपने कहा हाफिज नईम की भी बाकायदा पोजीशन बन चुकी है जमात इस्लामी की, उन्होंने कहा जी ये तो जो तरमीम है ये तो बड़ी, इसको तो हम मज़ामत करेंगे, वकला मैदान में हैं, PTI जो है उसको नहीं मान रही। तो ये इसका करने में अभी आपने कहा मौलाना को जवाब देना पड़ेगा। मौलाना को तो इसमें भी फ़ायदा नज़र आ सकता है कि अगर PTI के जो है बानी उनको नुकसान पहुंचता है या कोई और वजह बन सकती है, कोई ट्रायल हो जाता है, तो KPK में तो उनकी एक्सेस हो जाती है ज़्यादा। जी बिल्कुल, देखिए ना KP में इन सब बातों के बावजूद क्या वो सिलसिला चल पड़ेगा? क्या मज़ामियत का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा? क्या आप जो माजी के अंदर जिस अंदर कानून तो तब भी मौजूद था ना, देखिए ना अयूब खान साहब के दौर का कानून मौजूद है, लेकिन क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है कि साइकिल वाला जो है वो बत्ती लगा के चलेगा? तो वो ऐसा तो नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है कानून मौजूद होता है, कानून के ऊपर अमल जो है वो नहीं होता। फिर जो 3 जजों के हवाले से है कि जी कोई कह रहा है कि जी 3 जज अब 63A का फैसला काजी साहब ने करके, और गैर आईनी तौर पर वो कमेटी थी जिन्होंने गैर आईनी बेंच बनाया, इन सीनियर तरीन लिखा हुआ है जो अमेंडमेंट थी, खुद चीफ जस्टिस साहब का ये वर्डिक है कि सीनियर तरीन जजेस जो है 184 जो 3 है सब सेक्शन, उसके तहत हम सो मोटो नहीं लेंगे, 3 जजेस करेंगे, वो भी उन्होंने साइड पर रखी। फिर जो बेंच बनाया उसमें उनको शामिल नहीं किया, वो जो फैसला अनाउंस किया, और अगर वजाहत आई फैसले की दूसरी दफ़ा मुफस्सल फैसले के बाद, तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने स्टाफ को चार्जशीट किया, जवाब तलबी किया कि आप किस तरह इसको वेबसाइट पर चढ़ा देते हैं। बस वो तो यहाँ तक माइन्यूटली इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं कि वोट दें, जिसको मर्जी दें, जिता दें। आप ये देखिए ना, इसके अंदर के पहली बात यह है कि जो अपनी हकीकी शक्ल के अंदर मसवदा था वो तो कहीं खो गया। अगर आपको इस टाइम पे वक्त कामयाबी हो भी जाती है तो इससे हासिल क्या होगा? क्योंकि उसमें जो सर्विसेज चीफ्स का मामला है वो तो सेट असाइड हो गया है, वो तो मसवदे में उसका हिस्सा नहीं है। और फिर आज आप देखें कि हुकूमत ने बानी चेयरमैन PTI से भी मुलाकात की इजाज़त दे दी, गो के उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें आ रही हैं और PTI के चेयरमैन को अच्छी तरीके से पता है कि 25 तारीख गुजरने के बाद सूरत हाल उनके लिए फेवरेबल हो जाएगी, उसके लिए जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएगी। जरा अपना बासित साहब से नजर इसे ले लूँ ताकि आप फिर इसका भी जवाब दे दें। बासित साहब इसको छोड़ देते हैं, जेल में क्या होता है वो तो एक B क्लास में जो देना होता है मैंडेटरी है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं होता है, कानून तो सबके लिए बराबर होता है। वो कहते हैं जब उनको पता ही नहीं था, यानी डेलीगेशन ने आपको जो मज़ाकरत की है मौलाना फजल रहमान को, उनको इस सिचुएशन का ही नहीं पता था, ना अखबार था, ना TV था, ना कुछ था। सिर्फ उन्होंने कहा जी ये जो बादाम खा रहे थे वगैरह, वो सुपरिटेंडेंट ने कहा, इसको छोड़ देते हैं। मौलाना फजल रहमान का जो रोल है इस वक्त वो क्या है? और जिस तरह अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि काज ऐसी फायज़ ने आखिरी फेयरवेल भी नहीं ली, ये लोग जो सादगी में कहते हैं जी आईनी अदालत नहीं बनी तो आईनी बेंच बन गया, ज़ाहिर है
इतने तो सादा नहीं है अमीर। देखिए इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मौलाना कभी भी जो हुकूमत होती है उससे पीछे नहीं है, उनकी राय से पीछे नहीं हटते। इस दफ़ा नज़र ये आ रहा है कि वो उससे डिफरेंट मौक़िफ़ अपना दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वक्त की मेरे ख्याल में जो पोजीशन है वो ये है कि इन्होंने अभी तक जो आइनी तरमीम है वो कहीं पेश नहीं की, किसी ने उसका मुतालिया नहीं किया, और जो आ रही है वो हर दफ़ा कोई एक डिफरेंट ड्राफ्ट सामने आ रहा है। तो इससे मुझे इस तरफ ये शक हो रहा है कि ये डेलिबरेट एफर्ट है इसको डिले करके लास्ट मोमेंट के ऊपर ला के पास करवाने की, और उसमें मौलाना भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे। और ये नहीं चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस हैं उनको मौका मिले कि किसी भी तरीके के ऊपर इसके ऊपर रिएक्ट कर सकें। इस लिहाज से मेरे ख्याल में इन्होंने एट द 11th आवर, जिस वक्त के एक दिन रहता होगा उस वक्त ये कर देंगे, और उसके बाद बाकी एक्शन जो है कि वो काजी साहब को अगर एक्सटेंशन देनी है या जो भी काम करना है वो कर गुजरेंगे। बिकॉज जो इशारे मिल रहे हैं, जैसे उनका डिनर ना लेना और या बाकी सब चीज़ें, जैसे अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि उस पे, और जिस तरीके से काजी साहब रिएक्ट कर रहे हैं कि जो भी चीज़ लोड हुई है उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन शो कर रहे हैं, जबकि इससे पहले के जितने भी चीफ जस्टिस थे जो आउट गोइंग होते थे वो जनरली अपना ये रोल जो है उसको सबड्यू कर देते थे ताकि वो खामोशी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके के ऊपर जो है वो जा सके। ताला मेंगल के वोट हैं, वो जाहिर है वो भी नाराज़ हैं, उनका मुझसे तो बात ही नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान साहब इन केस फेस सेविंग के लिए अभी आप पर कोई लोगों का रिजर्वेशन है, मैं शक का लफ्ज़ नहीं यूज़ करता। अगर वो कहते जी मैं भी हिस्सा नहीं लेता, तो जो पहले बात उड़ाई गई है कि मेरे तो 3-4 लोग ही गायब किए हैं, और हुकूमत की तरफ से अगर वो खुद आते हैं तो हम क्या करें, 63 है तो किसी को मना नहीं करता। इसी तरह जब जॉइंट सेशन में दरवाजे बंद हो जाएंगे तो गिनती पूरी कर दी जाएगी, बाद में चालिंग करता रहे कि इतने थे इतने थे। आज डिनर में 85 थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के अपने 110 मेंबर हैं, तो वो जो गिनती कौन करेगा, वो ज़ाहिर है अपोजिशन तो होगी नहीं। इस पर ज़रा बताइए कि ये मौलाना फजल रहमान साहब ये भी तो लास्ट एंड में नाराज़गी कर सकते हैं कि चलो कर लें, तो मैं तो नाराज़ हूँ, नहीं दूसरों लोगों को कहेंगे जी मैं तो शामिल ही नहीं हुआ था, लेकिन उनकी कॉन्सेंट रहेगी। ये सब की सब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल जरदारी साहब ने जो बयान दिया था कि अगर ये सीधे हाथ तरीके से नहीं मानते तो हमें दूसरे तरीके से भी इसको जो है वो ठीक है। आप फिर अब्दुल्ला साहब की तरफ जाना, आप शार्ट दीजिए फिर ब्रेक जा रहे अब्दुल्ला साहब की तरफ जाना। ये जो सूरत हाल मैंने बयान की है, किसी पर शक करना मकसद नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये है कि हैं वाकफ कुछ नज़र आते हैं कुछ। बिलावल साहब ने रात थ्रेट कर दिया था कि फिर मुझे ना कहना जमहूरियत कहाँ गई है, डरा दिया। तो अब असम्बली जरदारी साहब जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं मौलाना साहब के पास। ये वाकई रियलिटी नज़र आ रही है या क्या है? देखिए जी, जहाँ तक कोई सर्कमस्टांसेस है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि ये पिछले 2-3 सालों में किसी ना किसी तरीके से रोल कुछ मज़ाहिर तो नज़र आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ पॉलिटिकल और सिविल स्ट्रक्चर को जो रोल अदा करना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हुआ। एक्चुअली जो ये कहा जा सकता है कि ये क्रिकेट के मैदान में गुल्ली डंडे की टीम खेल रही है, और जब गुल्ली डंडे की टीम खेलेगी तो रिजल्ट भी यही होंगे। पिछले ही देखें ना 2-3 सालों से अब शाहिद साहब जो ये कुछ हो रहा है, इसमें आपको कहीं आपको संजीदगी नज़र आई? कोई मुल्क के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, या कोई चाहे इन्होंने तरामीम की है, चाहे इन्होंने कोई इक़दामात किए हैं, चाहे ऑर्डर किए हैं, मैं ये समझता हूँ एज पॉलिटिकल कारकुन के, मेरी सारी ज़िंदगी पॉलिटिकल कारकुन के तौर पर गुजरी है, 50 साल 55 साल कम उम्र में मैंने भी रहे हैं ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मेरे लिए तो ये बायस शर्म है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो रोल है वो बिल्कुल अवाम दुश्मनी पे, और उनका जो करैक्टर ये कहा जा सकता है कि अवाम के खिलाफ
पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, जो रूल ऑफ लॉ है उसके खिलाफ जा रहा है। तो इसलिए अब्दुल्ला साहब इसमें जो तरमीम में एक खास सेक्शन उन्होंने ऐड किया है वो है गालबन 243 है या 234 है। उसमें यह है कि अमेंडमेंट है कि आर्मी चीफ को वज़ीर आज़म नहीं हटा सकेगा, लेकिन सिविलियन का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में हो सकेगा। ये एक आपस में जुड़े हुए फिक्रे हैं। मसला तो ये है कि अगर जो हम बात करते हैं सियासतदानों की दानाई की या उनकी खुलूस की, कि इस तरह का ट्रायल अगर किसी मेन शख्सियत के ख़िलाफ़ ये अमेंडमेंट के बाद हो जाता है फिर तो गलियाँ और सुनिए मिर्जा यार फिर। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही जी। देखें इकबाल साहब, बात सारी इतनी सी है, ये तो चलें इसमें सवाल में से सवाल निकलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है। और अभी हमने जो SCO का इजलास देखा उसके अंदर आपने देख लिया, उससे पहले भी देख लिया कि जो भी वफ्द आता है उसके अफवाज पाकिस्तान के साथ मरासिम तक जो है वो बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका जो है उससे हम दूर हो चुके हैं, और इस खित्ते के अंदर जो हमारी एक अफादियत थी अफगानिस्तान की वजह से, वो आज मेरे ख्याल में पहले जैसी नहीं रही। इसलिए जो वेस्ट का झुकाव है, और एक ऐसा वक्त है जब अमेरिका में इलेक्शन भी हो रहे हैं, और इलेक्शन के अंदर जो है जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई पाकिस्तान हवाले से कोई खास जज्बात अच्छे नहीं है। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि 368 अरकान कांग्रेस जो है वो बानी चेयरमैन के हवाले से एक करारदाद भी जो है वो ले आते हैं। अब ये वो तमाम बातें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं, और आपको याद है कैसर साहब का बयान कि जी दिसंबर में हमारी हुकूमत आएगी। दिसंबर में हुकूमत आने का मतलब ये है कि मामलात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। अब एक तरफ जो है जहां शंघाई ताउन तंजीम और SIFC और दीगर हवाले से कहा मस्बत भी कुछ पहलू आ रहे हैं, लेकिन हम वहां देख रहे हैं कि उसके अंदर जो हुकूमत है उसका किरदार कमजोर से कमजोर होता चला जा रहा है, और टू मैनी कुक्स दे हैव स्पॉइल्ड द ब्रॉथ। उन्होंने जो सब लोगों ने मिलके जो ये एक इत्तेहाद कायम किया है जो कि गैर फितरी है, क्योंकि इनके नजरियात एक दूसरे से जुदा हैं। दूसरी जानिब जो है वो आपने देखा है कि मोहसिन नकवी साहब थे या वजीर आजम साहब थे या जो हमारे आजम नजीर तारड़ साहब हैं, जिनका काम है कि इस आईनी तरमीम के हवाले से अपना किरदार अदा करें, वो मेरे ख्याल है उसको मुस्तरद कर दिया गया, और शायद उसको PTI की जानिब से भी और खुद जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से ज्यादा पजीराई नहीं मिली। नतीजा ये निकल रहा है कि बिलावल भुट्टो को मैदान में आना पड़ा, और अभी मौलाना फजल रहमान लैतो लाल से काम ले रहे हैं, और जो सदर हाउस में एक मुलाकात होनी है उसके अंदर ताखीर आ रही है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे मोहसिन नकवी साहब जो है मौलाना फजल रहमान के पास जो है वो पहुंच चुके हैं। तो मसला यहाँ ये है कि अगर ये सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर इसका नहीं, मतलब आपने है सर तो इसमें दो बातें की हैं, और दोनों ही बड़ी, यानी मेरे लिए तो जाहिर है मैं तो उसको काफ़ी उसको सुन के मुझे बड़ा लगा है कि एक तो जो शंघाई कॉन्फ्रेंस उससे पहले जो पाकिस्तान में काफ़ी मुल्कों के सरबराहान आए, वो आर्मी चीफ और उनकी टीम से मुलाकातों के साथ बाकायदा मुलाकातें हुई, इस तरह हुई जिस तरह स्टेट हेड्स के साथ होती हैं। फिर यह दूसरा आपने फिर ये कहा कि दिसंबर में असद कैसर साहब कह रहे हैं कि ये सिस्टम पर चलता भी नज़र आ रहा है, तो ये दरमियाना रास्ता कौन सा निकलेगा? या तो फिर डायरेक्ट कोई ना कोई, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरमियान में सियासतदानों को तो निकालें, कि लोग तो खुश हैं अगर सपोज इनको घर भेज के नए इलेक्शन के लिए दरमियान में कोई इंटरिम गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है टेक्नोक्रेट्स की, और वो एस्टेब्लिशमेंट की शीरबाद के आज हमने तो मुल्क की तरक्की से गरज है। देखें इकबाल साहब, सीधी सी बात है कि PDM 1 की हुकूमत थी या 2 की हुकूमत है, मसला यहाँ ये है कि ये इनकी कश्ती जो है वो हचकोले खा रही है तूफान के अंदर। तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा, और एक बहरान ख़त्म नहीं होता दूसरा जन्म ले लेता है, और फिर इनके पास कोई ऐसा हल नहीं है। और ख़ुद आपने याद होगा कि बिलावल साहब ने भी
मायूसी का इजहार किया था सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। तो एक तरफ तो ये भी है, फिर आपको पता है महलाती चपकलिशें हैं वो हर घर के अंदर हैं, चाहे वो हाउस ऑफ शरीफ हो या वो हाउस ऑफ जरदारी हो, दोनों के अंदर जो है ये चपकलिश नजर आती है और बड़ी वाज़ेह नजर आती है। अब जो अहम बात है वो ये है कि जो मुस्तकबिल देखें, इस टाइम पे अगर तो बानी चेयरमैन को बाहर निकालते हैं और जो कि वो ये चाह रहे हैं कि इस तरमीम के ऊपर जो है कोई ना कोई वो एक फैसिलिटेशन उनको मिल जाए, लेकिन वो मिलती नजर नहीं आती। अगर वो देगी तो जाहिर है फिर हुकूमत और रियासत मुश्किल में। हमारे साथ एक सेकंड एक बात खत्म कर लूं। दूसरी जानिब जो वो बहुत अहम है वो ये है कि बिलावल ने बड़ा वाज़ेह इशारा दे दिया, पहले उसको उन्होंने ज़रूरी और मजबूरी दोनों कहा और अब जो है वो जमहूरियत को खतरे में भी डाल दिया। और फिर हेड्स ऑफ द स्टेट का सर्विसेज चीफ से मिलना उनकी बात को मजीद जो है वो तकलीफ देता है। यस, शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, और मौजूद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब इस अगर मौजूदा हुकूमत के साथ कोई कंसेंट करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं और ख़ुद ही इस तरमीम को पेश करते हैं तो सौदाबाजी क्या हुई, क्या उन्होंने हासिल कर पाए और क्या क्या मुआहदे हुए होंगे, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। कर्नल बासित साहब, पीटीआई के जो मुज़ाकरात मौलाना साहब के साथ चल रहे थे, उन्होंने अपना एजेंडा शेयर किया है दोबारा, यानी मुसवदा जो शेयर किया, तो डेड लॉक पैदा होगा। उन्होंने कहा हम मुशावरत करेंगे और अभी थोड़ी देर पहले फिर उन्होंने JUI ने अपना इजलास बुला लिया। अभी अवाना सदर नहीं गया जिस तरह अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं कि मौलाना साहब जो है अब PTI के जो चीज़ें उन्होंने दी हैं तो ज़ाहिर उन्होंने कहा जी आप बात करें, हम फिर दोबारा पूछ के आ जाते हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौलाना साहब ने जो बानी PTI है उनका तो मौक़िफ़ या उनके हक़ में तो बात नहीं कर रही है। हाँ, उन्होंने तो अपने हक़ में बात करनी है। हाँ, तो जो मुतालिबात वहाँ से मिले हैं, उनके साथ जो टीम गई थी मुज़ाकरात करने के लिए, तो उसकी लाइट के अंदर लगता ये है कि PTI ने भी कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और मौलाना जो है वो बुनियादी तौर पर, मेरा अपना तो ख्याल यही है कि उन्होंने मीडिएटर का ही रोल प्ले करना है और एंड में उन्होंने सारे के सारे अपने बेनिफिट्स निकालने हैं इसके अंदर से। तो लाजमी बात है कि जब सूरत हाल ये हो तो डेडलॉक तो पैदा होगा। नहीं, अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता डिले करेंगे, आपने भी कहा जी कि 25 तक लेके 25 ऐसा हादसा करेंगे जी कि वो सब देखते रह जाएंगे कि ना कुछ चैलेंज कर सकेगा ना कुछ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जी। 24 को गालिबन ये सारे का सारा फाइनल होगा ताकि उसके बाद जो किसी के पास भी टाइम ना हो जिसके अंदर वो रिएक्ट कर सके या कोई रिएक्शन दिखा सके। और इसके अंदर मौलाना ने कोशिश यही करनी है कि मैक्सिमम जितने भी वो बेनिफिट्स अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए ले सकते हैं वो ले लें। उनको कोई कहते रहे ये जैली असम्बली है, कर ही नहीं सकती, अब से किस तरह मुज़ाकरा तो कर खुद उन्होंने कहा असेंबली तो डेड है, उसके अंदर तो शक कोई भी नहीं है, लेकिन उस डेड असेंबली से ही तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें हैं वो पास करवानी है, जो कि ये कहना है बाद में कि जी ये तो थे ही नहीं नुमाइंदे किसी के, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते थे। तो लेकिन फ़ायदे जो लेने हैं वो तो लेने हैं ना, इन्हीं से लेने हैं। और जो हमारी इस वक्त की कानूनी पोजीशन है वो तो यही है कि जी असेंबली सुप्रीम है। असेंबली जो भी लॉ पास करती है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहते हैं कि जी उसके पास ताकतें सारी की सारी हैं, लेकिन वो कभी भी एक लॉ पास नहीं करेगी दिन के वक्त के, इस वक्त रात है। तो इस किस्म की उल्टा जो है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ की पॉसिबिलिटी पूरी है कि अगर वो इस किस्म का लॉ भी कोई चाहे तो वो पास करवा ले। ये कसौरी साहब क्या कहते हैं कि इंशा जी अब कुछ करो, डिलीवर तो को कार नहीं सक रहा और तमाशा भी बना हुआ है और हुकूमत के पास भी इतनी भी नहीं है कि जो भी उन्होंने कोशिश की, लोगों को उठाया, लोगों की प्रॉपर्टियाँ तबाह की और जो भी किया वो तादाद पूरी नहीं कर सक रहे। आज बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहते हैं हमारे पास तादाद पूरी, कैसे पूरी है जरा बताइए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के मतलब जो इत्तेदाद से ने कहा कि उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए, इस पर भी अपना ठीक देखिए जी, जितना अब ये पिछले 2-3 सालों में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का पंजाब में हुक्म दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये देखें ये जो ख़वातीन की सीटों के, स्पेशल सीटों के मुतालिक उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। असल बात होती है ताकत की, फैसले कोई नहीं होते। जिस फैसलों के पीछे ताकत ना हो उन पर अमल दरामद नहीं होता। अब्दुल्ला गुल साहब ने जो बात की थी मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ
कि ये जो इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात की है और आर्मी चीफ का जो है किरदार है, जो ये मीटिंग्स वगैरह, मैं ये समझता हूँ कि ये अभी नहीं, ये बल्कि ये कहा जा सकता है कि जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी ये 2013 वाली, तो उसमें बहुत ज़्यादा, चाहे कोई भी डेलीगेशन आया, चाहे कतर का आया है, चाहे सऊदी अरेबिया का आया है, बैठते थे। हाँ, तो वो लाजमी आर्मी चीफ को, क्योंकि एक्चुअली ये हो गया पाकिस्तान में शायद साहब कि इस वक्त जो पॉलिटिकल और सिविल स्ट्रक्चर है, चाहे आप कुछ भी समझ लें, वो इतना वीक हो गया है, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे जुडिशरी है। अब उस पर कोई भी ना इंटरनेशनली ना नेशनली उस पर कोई कॉन्फिडेंस करने के लिए तैयार नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये आर्मी का या इस्टेब्लिशमेंट ने, बल्कि ये कहा जा सकता है कि फैसिलिटेट किया, और उससे एक बात है ना कि कॉन्फिडेंस तो उनकी जो इतनी ये इन्वॉल्वमेंट है उससे पैदा हुआ कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ये जो थोड़ी बहुत आपको नज़र आ रही है, अगर आर्मी अपना हिस्सा ये ना डालती तो शायद आपको ये भी नज़र ना आता। ठीक, ज़ुरा साहब, अब आप बताइए कि इस वक्त आप प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं, या क्या आपकी नज़र में इस्लामाबाद में ये जो तरमीम है ये डिले हो जाएगी या पास हो जाएगी? इसी सूरत में पास हो जाएगी या भी टेबल होगी तो फिर कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा, और अगर नहीं हो सकती या नहीं करवा सकते तो फिर नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? देखिए, तरमीम जो है वो पास होने में उसमें बहुत अभी मेरे ख्याल में अभी बहुत मराहिल हैं और मुश्किलात हैं। लोगों को अपना मुस्तकबिल देखना है, फैसला करना है। एक ज़माना था जब एस्टेब्लिशमेंट की गारंटीज आया करती थी तो लोगों को पता होता था कि ये गारंटीज जो हैं वो कुछ मानी रखती हैं, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जो है अब मेरे ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट उसकी ताकत तो बिल्कुल अपनी मौजूद है, लेकिन जो उसके सपोर्ट आवाम से आया करती थी मेरे ख्याल में वो उस तरह से उनके साथ नहीं है। और गो के मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई अच्छा हुआ, लेकिन बहरहाल ये हो गया। अब इसलिए जो सियासतदान है आप देखें कि वो पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद वो अपने ऊपर बैठ के फैसले खुद कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, और उनके ऊपर असरअंदाज भी जो लोग पहले हुआ करते थे वो उस अंदाज में शायद उनका असर कबूल करने से जो है वो कासिर हैं। इस बुनियाद के ऊपर जो कंफ्यूजन है वो मजीद बढ़ेगा, केओस बढ़ेगा। और आज आप और मौजूद पैनल जो है ये मेरी बात लिख लें कि अगर ये तरमीम मंजूर हो भी जाती है जिससे आम आदमी की जिंदगी पे 0.0 फायदा है, तो उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त यही लोग जो मंजूर कराने के लिए उतावले हो रहे हैं वो आप देखेंगे कि कैसे उसके खिलाफ जो है वो बात करेंगे और फिर जद्दोजहद करेंगे, शायद जद्दोजहद करेंगे, उस तरह के जद्दोजहद करेंगे और फिर उसके राज अफशा करेंगे और वो बातें बताएंगे जो हम मेरे ख्याल में शायद सुन भी ना सकें। अच्छा, अब हमने लास्ट राउंड में अब्दुल्ला साहब, अब हमारा ये भी होता है कि हम सुजेशन भी दें। अब 1-1 मिनट में मुझे बताइए कि आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? ऐसे जाहिर है सुने या ना सुने, कहते भी हम तो बात करें, क्या मशवरा देना चाहते हैं कि ये हुकूमत इतनी ताकत इसके दिमाग पर जो चढ़ गई है तो ये रुक जाए या कुछ थोड़ा कोई सोचे कि क्या करना चाहिए? क्या मशवरा देंगे हुकूमत को? मैं ये कहूँगा कि हुकूमत जो है ना, देखिए एक चाइनीज फिलोसफर था शन त्सू, वो ये कहता था नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी, अपने आप को और अपने दुश्मन दोनों को पहचानो। ये जो दूसरे की चारपाई के ऊपर बैठ के ये समझ रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं, ये गलत है। इनके पास ताकत नहीं है। ये हुकूमत जो है ये अपने मॉरल ग्राउंड्स और अपने ओरिजिनल जो ताकत है वो भी लूज कर गई है। अगर आपने लोगों को जबरदस्ती किया तो फिर याद रखें कि चाहे वो पंजाब कॉलेज का वाकया हो या कुछ और हो, अवाम का रद्द अमल शदीद होगा। बेहतर यह है कि सख्त फैसले कर लें और जो मुल्क में और जो कर्नल साहब माजी में करते आए हैं वो कर लें, शायद मुल्क बेहतर हो जाए। हमें सच्चाई, अदल और इंसाफ की तरफ जाना है
और अगर हम इस तरफ जाना चाहते हैं उसका एक ही तरीका मुझे नज़र आ रहा है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब टेक ओवर करें, बिकॉज बाकी नहीं हो सकता काम किसी भी तरीके से। मैं तो ये समझता हूँ नेकनियती और सच्चाई की बुनियाद पर कि मौजूदा जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये टोटली नाकाम हो चुका है और ये आगे भी कुछ डिलीवर नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। सूरत हाल यही है कि ये सिस्टम नाकारा और नाकाम हो चुका है, हमें और सिस्टम लाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।